बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्ज़ा तबस्सुम। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसकी हम जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। आज हम कलर प्रॉपर्टी से कंटिन्यू करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब कंपाउंड्स बनाते हैं तो अपने कंपाउंड्स में ये डिफरेंट कलर्स शो करते हैं। ये जो इनकी कलर शो करने की जो प्रॉपर्टी है, जो इनमें कलर डेवलपमेंट है, वो बेसिकली डी ऑर्बिटल्स की वजह से होती है। डी ऑर्बिटल्स जब बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हमने ये पढ़ा था कि इनमें आउटर 4s इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ अंडरलाइंग डी ऑर्बिटल्स भी बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ये डी ऑर्बिटल्स जब बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो ये स्प्लिट हो जाते हैं 2 एनर्जी लेवल में। एक होता है हाई एनर्जी लेवल, एक होता है लो एनर्जी लेवल। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो लोअर एनर्जी लेवल में होते हैं वो विजिबल लाइट का कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद वो जंप कर जाते हैं हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में वो लाइट एब्जॉर्ब करके जंप कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। अब आयन टू आयन यानी कि हर आयन के लिए जो डी ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। हर आयन विजिबल लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और विजिबल लाइट की जिस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है, एक को उसने एब्जॉर्ब कर लिया और जो बाकी होती हैं वेवलेंथ्स, रिमेनिंग सेट ऑफ द वेवलेंथ जो होता है उसको वो ट्रांसमिट करता है। यानी कि विजिबल लाइट का एक पार्ट वो एब्जॉर्ब करता है और रिमेनिंग पार्ट को वो ट्रांसमिट करता है। यानी कि जो कलर हमें आयन का शो हो रहा होता है वो कलर होता है जो उसने ट्रांसमिट किया होता है विजिबल लाइट का। ठीक है, विजिबल लाइट की एक वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब कर लेना है और बाकी सब वेवलेंथ को उसने ट्रांसमिट करना है। यानी कि जो उसका कलर होता है वो कलर होता है जिन वेवलेंथ्स को वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता, ट्रांसमिट कर रहा होता है। डी ट्रांजिशन का जो प्रोसेस है वो आपको डायग्राम से जो है वो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ये डायग्राम है हमारे पास हेक्सा एक्वा टाइटेनियम आयन की, जिसमें आप देखें ये जो पहले 5 ऑर्बिटल बने हुए हैं ये डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा ये 2 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा। एक है हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल और एक है हमारे पास हायर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल में जो एक इलेक्ट्रॉन है ये विजिबल लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगा और ये जंप करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। अब ये हेक्सा एक्वा टाइटेनियम करता क्या है, ये येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ब्लू और रेड लाइट्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। यही वजह है कि हमारे पास हेक्सा एक्वा टाइटेनियम का जो सोल्यूशन होता है वो वॉयलेट इन कलर होता है। यानी कि वो ब्लू और रेड का मिक्सर होकर वॉयलेट कलर बन जाता है हमारे पास। हमने पहले भी पढ़ा था कि जिस पार्ट को वो एब्जॉर्ब करता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी सारे पार्ट को वो ट्रांसमिट कर देता है। यानी कि आयन का जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है, वो ट्रांसमिटेड पार्ट ऑफ द विजिबल लाइट होता है। तो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम ने येलो लाइट एब्जॉर्ब की है लेकिन रेड और ब्लू लाइट जो है वो ट्रांसमिट की है। हमारे पास नेक्स्ट है अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। होता क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टाइसिस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एम्प्टी स्पेसेस यानी कि इंटरस्टाइसिस में नॉन मेटल एटम कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन और नाइट्रोजन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एम्प्टी स्पेसेस में एंटर हो जाते हैं और उन एलिमेंट्स को यूजफुल फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स को, कंपाउंड क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के मिक्सचर को हम कंपाउंड कह रहे होते हैं। तो उसने कहा कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एम्प्टी स्पेसेस में नॉन मेटल एटम जो है वो एंटर हो जाएंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है और उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इंटरस्टाइसिस में जो है वो फिलिंग हो रही है तो इसलिए इनको हम कहते हैं इंटरस्टाइशियल कंपाउंड्स। और ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं और इनको हम इंटरस्टिशियल अलॉयज भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहने की वजह क्या है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इंटरस्टाइसिस में नॉन मेटल एटम जो है वो रिजाइड कर रही हैं और 2 एलिमेंट मिलकर रह रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। और आपके पास जो डी ट्रांजिशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और डी ट्रांजिशन में जब भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। हमने पढ़ा था कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, डेफिनेटली केमिकल कंपाउंड्स हैं और ये ऑलवेज सॉलिड होते हैं और इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। और होता क्या है, इनको हम नॉन स्टिक्योमेट्रिक क्यों कहते हैं कि इनमें जो एलिमेंटल कंपोजिशन होती है, आपने देखा ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और हमारे पास नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं जो कि हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन है। यानी कि एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है कंपाउंड के अंदर। जो इनकी एलिमेंटल कंपोजिशन होती है, उनकी जो प्रोपोर्शंस होती है, जो उनका तनासुब होता है, जो उनकी निस्बत होती है, उसको हम एक सिंपल स्मॉल नेचुरल नंबर रेशो में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी कि
जैसे हम कहते हैं ना 1:2 की कंपोजिशन है, 3:4 की कंपोजिशन है, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट ये वाले हैं, 4 एलिमेंट ये वाले हैं। स्मॉल नेचुरल नंबर्स में हम इन कंपाउंड्स की कंपोजिशन को, प्रोपोर्शंस को रेशो की फॉर्म में नहीं बता सकते। इस चीज़ को हम कहते हैं कि नॉन स्टिकियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि इसमें 1 कार्बन और 4 कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, यानी कि इनको हम इस वे में नहीं कह सकते कि ये 1:4 हैं, 3:2 हैं, 5:7 हैं। इनके जो एलिमेंटल कंपोजिशन होती है उसको हम स्मॉल नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं नॉन स्टिकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, और ये इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अलॉय फॉर्मेशन। आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साइजेस की सिमिलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इनके साइज़ की सिमिलैरिटी होने की वजह से कुछ ट्रांजिशन मेटल एटम्स जो हैं वो दूसरे ट्रांजिशन मेटल एटम्स को अपने मेटेलिक लैटिस में रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज़, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को भी हम इंटरस्टिशियल अलॉयज़ कहते हैं, यानी कि एलिमेंट्स की कम्बिनेशन को हम अलॉय भी कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूट करना क्या होता है, किसी को रिप्लेस कर देना। जब ट्रांजिशन मेटल्स मेटेलिक लैटिस के अंदर किसी दूसरी ट्रांजिशन मेटल को रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, उसको तब्दील कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है मुतबादिल होना हमारे पास किसी भी चीज़ का। तो जो कंपाउंड बनता है, जो अलॉय बनता है, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल अलॉय। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है हमारे पास इसकी वो है स्टील की एग्जांपल, जिसमें क्या होता है, स्टील क्या होता है, आयरन का होता है। जो स्टील होता है वो कभी भी 100% आयरन नहीं होता, उसमें स्टील के अंदर कुछ आयरन एटम्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं किसके साथ, क्रोमियम के साथ, निकल के साथ और मैंगनीज के साथ। ये जो सब्स्टिट्यूशन होती है बेसिकली ये यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ दे रही होती है उस मटेरियल को। जैसे स्टील के अंदर आयरन अगर क्रोमियम, निकल और मैंगनीज से रिप्लेस हो रहा होता है तो उसको यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ जो है वो मिल रही होती हैं, ठीक है। उसकी बाइंडिंग के लिए, उसकी अदर पर्पज़ के लिए जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसकी जो यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंक्रीज़ होती हैं सब्स्टिट्यूशन से। यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो मेटेलिक लैटिस के अंदर किसी भी दूसरी ट्रांजिशन मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं, और इस रिप्लेस करने के बाद जो कंपाउंड बनता है, जो चीज़ हमारे पास बनती है, जो अलॉय बनता है, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल अलॉय, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अलॉय फॉर्मेशन। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्टील। स्टील 100% आयरन कभी भी नहीं होता, इसमें क्या होता है, आयरन जो है वो रिप्लेस हुआ होता है किससे, क्रोमियम से या निकल से या मैंगनीज से। और ये जो रिप्लेस करने का प्रोसेस है, जो सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है, ये बेसिकली उस मटेरियल को यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ दे रहा होता है। और इसी तरह की अदर एग्जांपल्स अलॉय फॉर्मेशन की हमारे पास क्या है, ब्रास है, ब्रोंजी है और कॉइनेज अलॉयज़ हैं। अलॉय फॉर्मेशन में हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी थी, कॉइनेज अलॉयज़ की, ब्रास और ब्रोंजी की। कॉइनेज अलॉयज़ में हमारे पास होते हैं कॉइनेज मेटल्स, और ब्रास में होती है कॉपर और जिंक, और ब्रोंजी में होती है कॉपर, जिंक प्लस टिन, ठीक है। ये आपने लिख लेना है बुक्स पे। नेक्स्ट हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट हो रही है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने कैसे ऑब्जर्व की, हुआ क्या कि हमने फेरस साइनाइड और पोटाशियम साइनाइड के एक्वा सोल्यूशन को मिक्स किया और उस मिक्स्ड सोल्यूशन को इकट्ठे इवेपोरेट किया। इवेपोरेशन के बाद हमारे पास एक नया कंपाउंड बना, जिसके एक्वा सोल्यूशन में हमने देखा कि होना तो ये चाहिए था ना कि जब वो आयोनाइज होता, क्योंकि हमने फेरस साइनाइड और पोटाशियम साइनाइड को मिक्स किया था, और वो मिक्स होने के बाद जो नया कंपाउंड बना था वो भी आयोनाइज होकर हमें Fe+2 Cn-1 यानी कि फेरस साइनाइड और पोटाशियम देता। लेकिन हुआ क्या, वो किस तरह से आयोनाइज हुआ, उसने हमें पोटाशियम +1 दिया और उसने हमें फेरोसाइनाइड आयन दिया। फेरोसाइनाइड आयन क्या है, FeCN टेकन 6 टाइम्स, और टोटल चार्ज क्या है 4-1। ये भी हम इसके जब हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि हम इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, ठीक है, इसके रिप्रेजेंटेशन ऐसी क्यों होती है, इसको वहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा। इस बेसिस पे जो नया कंपाउंड बना था, यानी कि डेफिनेटली हमने फेरस साइनाइड और पोटाशियम साइनाइड को मिक्स किया था। जो नया कंपाउंड बना था, जब उन्होंने देखा कि वो आयोनाइज होकर हमें इस तरह के कटाइन और अनाइन दे रहा है, तो हमने उस नए कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा, हमने लिखा K4 स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है Fe आयरन, और साथ स्मॉल ब्रैकेट्स में हमारे पास है साइनाइड आयन, और वो कितनी दफ़ा है 6 टाइम्स है। हम जब इसके कंपोनेंट्स और नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे तभी हम इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, ठीक है। आपने फिलहाल इसके नेम को एज इट इज़ याद कर लेना है, और नीचे इक्वेशन की फॉर्म में आपको सारा प्रोसेस समझाया गया कि फेरस साइनाइड और पोटाशियम साइनाइड के सॉल्यूशंस को मिक्स किया,
हमारे पास एक नया कंपाउंड बना और वो नया कंपाउंड किस तरह से आयोनाइज हुआ, पोटाशियम +1 की फॉर्म में प्लस फेरोसाइनाइड आयन की फॉर्म में। अब वो ये कहते हैं कि जो फेरोसाइनाइड आयन बनता है बेसिकली ये क्या है, ये एक कम्प्लेक्स आयन है। डेफिनेटली आपको उसकी शक्ल से अंदाज़ा हो रहा है कि वो कम्प्लेक्स है। स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, उसमें हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट भी है, साथ हमारे पास साइनाइड भी है और साइनाइड 6 टाइम्स है, प्लस हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट पे एक चार्ज भी है। तो ये क्या है, ये कम्प्लेक्स आयन है। इसको हम अब स्टडी करेंगे कि ये कम्प्लेक्स आयन किस तरह से और कैसे है। पहली बात ये आई कि जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो आयन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के काबिल होते हैं। यानी कि कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है या इवन कम्प्लेक्स आयन ही है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। और इनको हम कहते क्या हैं, इनको हम सिंपल आम जुबान में कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। अब कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड है, आपको पता है कंपाउंड में कैटाइन भी होता है और अनाइन भी होता है। अब हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड्स दो तरह के होंगे। कौन से दो तरह के होंगे, या तो सिंपल कैटाइन और कम्प्लेक्स अनाइन होगा, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में है आपके पास। कैटाइन सिंपल है ना, पोटाशियम +1, लेकिन जो अनाइन है वो क्या है, कम्प्लेक्स आयन है। तो या तो इस तरह का कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा कि कैटाइन सिंपल, अनाइन जो है वो कम्प्लेक्स, या कैटाइन कम्प्लेक्स होगा और अनाइन सिंपल होगा। आपने कम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन, उनकी दो टाइप्स और ये वाला जो हमारा प्रोसीजर है कि किस तरह से हमने इस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया प्लस इक्वेशन, आपने ये सारा जो है वो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें लिखना है और उसको याद भी करना है। कंपोनेंट्स इंशाल्लाह मैं कल से स्टार्ट करूँगी क्योंकि वो थोड़े से अगर आज कंटिन्यू किए तो वो लंबे हो जाएंगे। प्लस नोमेनक्लेचर जो है वो हम इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ भी थोड़ा सा बता दूँगी और उसको हम जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें हम इंशाल्लाह वाइट बोर्ड पे अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये आज के लेक्चर के लिए हमारा था, इसको आपने अच्छी तरह लर्न कर लेना है। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या कोई टर्म समझ ना आई हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।